नमस्कार। जीवी एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बलबीर सर आज आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 में बहुपद व समांतर श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई जाएगी। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने दो स्वरों के रेखीय समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम बहुपद व समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुपद होता क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी, इसमें एक से अधिक पद है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये क्या है? बहुपद है। तो इस प्रकार जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं सभी बहुपद कहलाते हैं। तो ये तो हो गया बहुपद। कभी कभी क्या होता है, बहुपद की घात पूछ लेता है। बहुपद की घात पूछ लेता है, जैसे 6x क्यूब 5x स्क्वायर 3x प्लस 7 बराबर 0। बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात क्या है? अगर बहुपद की घात पूछता है तो बहुपद की घात दिए गए बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x की घात 0 भी है। तो बहुपद की घात क्या है? यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 3। तो ये बहुपद की घात कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुपद होता है उसमें गुणांक पूछ लेता है। तो इससे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुपद है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 है। तो यहाँ x क्यूब का गुणांक तुलना करवा लेता है। तो x क्यूब का गुणांक क्या है? जो संख्या है 6। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 5। x का गुणांक क्या है? यहाँ 3। और x की घात 0 का गुणांक, यहाँ x की घात 0 का गुणांक क्यों? क्योंकि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7x की घात 0। अगर किसी संख्या की घात 0 होती है उसका हल हमेशा 1 होता है। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 7। तो x की घात 0 के गुणांक क्या आ गया? यहाँ 7 आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। बहुपद की घात पूछ लेता है। जो बहुपद है उसमें जो चर थे उनके गुणांक के बारे में पूछ सकता है। कभी कभी क्या है, बहुपद का शून्यांक पूछता है। तो बहुपद का शून्यांक क्या होता है? बहुपद का शून्यांक बहुपद का शून्यांक कोई बहुपद हो, उसमें जो चर दिया हुआ है उसका मान उस बहुपद में ऐसे रखेंगे कि पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जिस चर का मान बहुपद जो चर दे रखा है उसमें x का मान ऐसा रखेंगे कि पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे x वाला था इस प्रकार से बहुपद का शून्यांक होगा। तो ये हो गया बहुपद का शून्यांक। कभी कभी क्या होता है, बहुपद दे देता है आपको और वहाँ शून्यांकों का योग व शून्यांकों का गुणनफल पूछ लेता है। या शून्यांक ही बोल सकते हैं या उसको मूल भी बोल सकते हैं। तो ये बहुपद है ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 में a नॉट इजकल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इस बहुपद के लिए जो शून्यांक है, शून्यांक बोल दे या मूलों का योग,
यहाँ जो मूलों का योग है उसको अपन अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमेशा v अपॉन ए। v कहने का मतलब है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये तो आ गया जो शून्याङ्क या मूल है उनका योग आ गया। गुणनफल किनका? शून्याङ्क या मूलों का गुणनफल। तो हमने क्या माना था? अल्फा बीटा माना था। ये आ जाता है c अपॉन ए। c कोई अचर पद है तो इसको लिखेंगे अचर पद बटा ए का मतलब क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक। तो ये तो हो गया अपने लिए जो शून्याङ्कों का योगफल हो गया। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? x का गुणांक है और ए क्या है? x स्क्वायर गुणांक है और गुणनफल आ गया अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो इनके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है योगफल और उनके जो शून्याङ्क है उनका गुणनफल पूछ लेता है। एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, आपको जो बहुपद समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, उसमें आपको शून्याङ्क का मूलों शून्याङ्क दे देगा या उनका योगफल दे देगा, साथ में आपको एक द्विघात समीकरण की रचना करनी है। वो कैसे करते हैं? द्विघात समीकरण जिसकी घात, द्विघात का मतलब होता है जिसकी घात 2 होती है। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। हमें द्विघात समीकरण यहाँ लिखेंगे अपने x स्क्वायर माइनस, अगर मूल अल्फ़ा बीटा मानते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको अपन मूल कह देंगे या शून्याङ्क कह देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या जो शून्याङ्क है उनका योगफल में साथ में अल्फ़ा बीटा भी ले लेता हूँ। x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मूल हमने क्या लिया था? यहाँ अल्फ़ा बीटा लिया था। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। जब हमें शून्याङ्क या मूलों का योगफल दे दे, गुणनफल दे दे, या हमें साथ में योगफल और गुणनफल न देकर हमें मूल दे दे या शून्याङ्क दे दे। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2/3 है। मूल दे दिए या शून्याङ्क दे दिए हैं, मूल या शून्याङ्क 2/3 दे दिए हैं और द्विघात समीकरण की हमें रचना करनी है। तो इसमें रखेंगे x स्क्वायर माइनस मूलों का योग, प्रथम मूल 2 है, द्वितीय क्या है? 3। 2 प्लस 3 x प्लस मूलों का गुणनफल 2 गुणा 3 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गया। अब जो हमारे मूल क्या है यहाँ 2/3, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए कि यहाँ चर का मान अगर 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए? पूरा द्विघात समीकरण का मान क्या प्राप्त होना चाहिए? 0 प्राप्त होना चाहिए। तो रख के देख लो, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का वर्ग माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 5 को 2 से गुणा करेंगे, चिन्ह किसका है? माइनस का। 5 दूनी 10 और 6, तो यहाँ 4 और 6 तो क्या हो गए? प्लस के हो गए और 10 माइनस 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। तो अतः 2 द्विघात समीकरण किसके? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के प्लस 6 के क्या है? एक मूल है। अब इसी प्रकार अगर x का मान 3 रखेंगे, यहाँ तो x का बराबर क्या रखा था हमने? 2 रखा था, इसे 3 रखेंगे तो भी जो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो ये तो है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से मूल निकालते हैं तो या तो जो अक्ष का गुणांक है उसके ऐसे टुकड़े करते हैं, वो टुकड़े हमेशा अक्ष स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर होना चाहिए, या आप पढ़ते आए हैं श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि से मूल निकालना, तो ये लिख रहा हूं मैं, श्रीधर आचार्य विधि जो अपन निकालते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए। तो यहाँ मूल निकालेंगे एक्स माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जहाँ लिख देता हूँ मैं, जहाँ a, देखो यहाँ a b और c का उपयोग हो रहा है, तो a क्या है, a है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, b क्या है अक्ष का गुणांक, c क्या है अचर पद। तो इसको अगर इस सूत्र को याद कर लेंगे तो यहाँ से अपन श्रीधर आचार्य विधि से जो द्विघात समीकरण है उनके मूल ज्ञात कर सकते हैं। 2 मूल आएंगे, अगर घात 2 है तो 2 आएंगे, घात 3 है तो 3 आएंगे, अगर घात 4 है तो 4 आएंगे। तो यहाँ द्विघात है हमारे लिए, तो यहाँ कितने मूल आएंगे 2, एक बार प्लस के साथ में लेंगे और एक बार माइनस के साथ में लेंगे, ये हो जाएंगे, इसके लिए मूल हो जाएंगे। अब कभी कभी यहाँ जो मूल है उनकी प्रकृति पूछ लेता है कि मूल की प्रकृति कैसे होगी, तो वो देखते हैं। इसके लिए जो हमारा श्रीधर आचार्य विधि है उसमें वी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं अपने विविक्त कर, विविक्त कर, जिसको डी से व्यक्त करते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मूलों की प्रकृति हमेशा इस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आधारित होती है। तो यहाँ लिखेंगे मूलों या शून्याङ्क की प्रकृति। पहला ले रहे हैं अपने, यदि वी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे 0 से, अगर इसको हल करेंगे v अक्ष का गुणांक a अक्ष का गुणांक c अचर पद के साथ में क्या 4, अगर इसको हल करेंगे और 0 से बड़ा, इसका मतलब कोई भी धनात्मक मान आएगा तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक, वास्तविक व अलग अलग होंगे। तो ये हो गया व्यक्तिगत से हमारा डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इनका व्यक्तिगत का मान अगर 0 से बड़ा है, अगर धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, क्योंकि इससे संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कह देगा यहाँ बी ए और सी में से कोई को कह दे देगा कि के किस मान के लिए मूल वास्तविक व अलग अलग है, साथ में इसका मान दिया हुआ होगा। दूसरा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अगर वी स्क्वायर माइनस 4ac व्यक्त कर है उसका मान अगर 0 आ जाए, डी का मान क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो मूल वास्तविक व
समान होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे? समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तीसरी स्थिति है वो यहां लिख देता हूं मैं, यदि v स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0, अगर युक्त कर d का मान अगर ऋणात्मक आए तो उस स्थिति में v स्क्वायर माइनस 4ac के जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी होगी? काल्पनिक। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, तो कैसे होंगे? काल्पनिक, केवल कल्पना कर सकते हैं। तो ये अपना जो दी गया समीकरण था उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए हमने मूल निकाले, तो मूलों के लिए हमने श्रीधराचार्य विधि से निकाल दिया है, जो इस प्रकार से x बराबर मान लिख दिया है मैंने। फिर माइनस ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको क्या क्या बोलते हैं अपने? व्युक्त कर बोलते हैं। और इस पे मूलों की जो प्रकृति है वो आधारित होती है। तो मूलों की प्रकृति के लिए मैंने 3 बातें बताई है यहाँ कि व्युक्त d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मूलों की या शून्यांक की प्रकृति बोलते हैं। तो ये हो गया यदि v स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, अगर धनात्मक मान आएगा इसको हल करने से तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। अगर v स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक व समान होंगे। तीसरी स्थिति थी हमारी, यदि v स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो अपन मूलों की कल्पना ही कर सकते हैं। मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बहुपद है या द्विघात समीकरण है उनमें लस्य और मैस्य पूछ लेता है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक पूछ लेता है। तो इनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लघुत्तम, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ, 5x स्क्वायर इसे ले लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये कोई एग्जाम्पल है। दूसरा और है, और उसके लिए हमें लस्य पूछ लेता है या गुणांक में लेके लस्य पूछता है। तो लस्य होता क्या है? लस्य के लिए लेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। छोटी से छोटी संख्या लेंगे और उसमें दी गई संख्याएं हैं, जो दिए गए बीज व्यंजक है उनका पूरा पूरा अगर भाग जाता है तो वो क्या कहलाता है? लस्य, लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। अगर मैस्य की बात करते हैं तो मैस्य के लिए बड़ी से बड़ी संख्या आती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए, वो कहलाता है मैस्य, महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो लस्य के लिए क्या लेते हैं अपन? छोटी छोटी संख्या लेते हैं, और मैस्य के लिए बड़ी से बड़ी लेते हैं। लस्य के लिए छोटी सी छोटी संख्याओं में दी गई संख्याओं का भाग जाना चाहिए, और मैस्य बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो इनसे संबंधित भी कोई छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर है अगला अपना समांतर श्रेणी। तो ये तो था हमारा बहुपद में द्विघात समीकरण था। इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। कभी कभी क्या है, बहुपद में द्विघात समीकरण 2 या 3 समीकरण दे देंगे और कह देंगे इनमें से किन्हीं 2 को हल कीजिए। तो वो या तो श्रीधराचार्य विधि से कर लेंगे, या मैंने बताया है कि x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा कर लेंगे, और उसका गुणनफल हमेशा जो अक्ष है उसका गुणांक के टुकड़े ऐसे करते हैं कि उनके टुकड़े को गुणनफल हमेशा a और c के बराबर आनी चाहिए। अब है समांतर श्रेणी। वैसे श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के लिए केवल समांतर श्रेणी अपने सिलेबस में है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब है ऐसे आपको 2, 4, 5 पद दे देंगे जिनका अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा, समान होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रथम पद ए
ये होता है प्रथम पद। सार्वअंतर, सार्वअंतर इसको डी से व्यक्त करते हैं और पदों की संख्या उसको n से व्यक्त करते हैं। अब 5 पद 6 पद कितने दे दे, अगर हमें प्रथम पद और सार्वअंतर दे दे और फिर अगले पद निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे समांतर श्रेणी में लिख रहा हूँ, प्रथम पद a है, द्वितीय पद a प्लस डी होगा, तृतीय पद a प्लस डी, सार्वअंतर को 2 पर जोड़ेंगे, फिर जो चतुर्थ पद होगा a प्लस डी होगा, वो इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो इसको मैं इसे लिख दूँ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से आगे चलती रहेगी। तो यहाँ अपन क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे तो आगे 5 10 कितने भी दे देगा। लेकिन उसके लिए इससे पहले देखो, प्रथम पद है, क्या दिया गया है, a दिया गया है। द्वितीय पद क्या है, a प्लस डी। तृतीय पद है, पद कौन से हैं, 3, a प्लस 2d। पद कितने हैं, 3, और मान कितना दे दिया, 2d। 3 में से a कम किया गया है, 3 में से a कम किया गया है। पद कौन सा है, चौथा, a प्लस 3d। पद कौन सा है, चौथा है, n का मान क्या है, 4। तो इसको मैं इस प्रकार लिख दूं, प्रथम पद के लिए लिख दूं मैं a प्रथम पद है, n पद क्या है, 1, तो मैं यहाँ 1 माइनस 1, ये डी, ये प्रथम पद आ गया। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 0 को डी से गुणा करेंगे, 0 क्या आ गया, 1 आ गया। द्वितीय पद है, इसको लिखूंगा मैं a प्लस 2, यहाँ डी कितना, 1 ही आ रहा है ना, तो 2 माइनस 1 डी, तो ये आ गया 2 माइनस 1, ये डी। तो कहने का मतलब है यहाँ कि जितने पद पूछ रहा है उसको n मान लेंगे और उसमें से a कम कर लेंगे, पद आ जाएगा। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा an, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, या तो an से व्यक्त कर दो या tn से भी व्यक्त करते हैं टोटल पद। tn बराबर भी a प्लस n माइनस 1 डी ही होता है। ये महत्वपूर्ण है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, जहाँ n nवां पद है, d सार्वअंतर है, a प्रथम पद है, जो मैंने यहाँ बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी का nवां पद, एक समांतर श्रेणी का nवां पद कह रहा है कि एक श्रेणी का nवां पद an 4n प्लस 5 है। एक श्रेणी है कोई, उसका nवां पद an 4n प्लस 5 है। क्या ये समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न को फिर कह रहा हूँ, मैं वो रिवाइज कर रहा हूँ कि एक श्रेणी का nवां पद an बराबर 4n प्लस 5 है। क्या ये समांतर श्रेणी है? यदि समांतर श्रेणी है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें सर्वप्रथम तो ये जांच करनी होगी कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ में n बराबर 1 2 3 4 ऐसे मान रखेंगे अपन। प्रथम पद एक का मतलब होगा प्रथम पद, 2 का मतलब द्वितीय पद, 3 का मतलब तृतीय पद। तो यहाँ मैं इसमें लिख रहा हूँ a1 4 गुणा 1 प्लस 5, 4 एकम 4 1 कितने हो गए 5, तो ये हो गया 9, 4 और 5 कितने हो गए 9। a2 पद कौन सा है? द्वितीय, तो यहाँ 4 गुणा 2 प्लस 5,
4 दूनी 8 और 5 13। फिर A3 4 गुना 3 प्लस 5, 4 थी 12 और 5 17। फिर A4 4 गुना 4 प्लस 5, ये हो गया 4 चौक 16 और 5 21। ऐसे ही आगे भी ले सकते हैं, n तक ले सकते हैं। तो हमारे पास श्रेणी आ गई 9 13 17 21। ये श्रेणी आ गई है 9 13 17 21। इस प्रकार से ये श्रेणी है। अब हमें ये देखना कि ये समांतर श्रेणी है क्या, तो इसका सारवंतर लेते हैं। सारवंतर लेंगे तो दो पदों का अंतर होगा। जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद का अंतर लेंगे, द्वितीय पद माइनस से प्रथम पद, d बराबर यहाँ जाएगा, द्वितीय पद क्या है 13, प्रथम पद क्या है 9, 13 माइनस 9 बराबर 4। ऐसे ही द्वितीय और तृतीय का अंतर लेंगे तो यहाँ 17 माइनस 13, 17 माइनस 13, ये भी कितना आ गया 4। ऐसे ही चतुर्थ और तृतीय का लेंगे तो ये जाएगा 21 माइनस 17 4। सब में बराबर आ रहा है सारवंतर। तो ये n बराबर 4n प्लस 5 एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जिसका सारवंतर क्या है 4 है। ये तो हो गया अपना एग्जाम्पल इससे। अब 2019 का एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हल करके बताता हूँ कि एक कार का प्रथम किलोमीटर, एक कार है उसका प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किमी का किराया, प्रथम किमी का किराया 20 रुपये है। अगर प्रथम 1 किलोमीटर चलते हैं तो कार को हमें किराया चुकाना पड़ेगा 20 रुपये। लेकिन 1 किलोमीटर से आगे चलते हैं तो प्रति किलोमीटर कितना है 11 रुपये। एक किमी से आगे के लिए किराया 11 रुपये प्रति किमी। अब कोई राहगीर है, वो 15 किलोमीटर जाना चाहता है। कितने किलोमीटर जाना चाहता है 15 किलोमीटर जाना चाहता है, तो वह कुल कितना किराया चुकाएगा। तो 15 किमी के लिए कितना किराया चुकाएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है ये। प्रथम किमी के लिए क्या है 20 रुपये, तो a बराबर 20 आ गया। फिर अगले किमी के लिए क्या है, प्रति किलोमीटर क्या है 11 है, तो पहले किलोमीटर के लिए क्या हो गया 20, द्वितीय किलोमीटर के लिए क्या 2 किलोमीटर चलेगा तो वो गया 20 प्लस 11 31, फिर 3 किलोमीटर चलेगा 31 प्लस 11 42। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, प्रथम के लिए 20, द्वितीय के लिए 31 42, इस प्रकार चलता रहेगा। तो एक समांतर श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। कितनों किलोमीटर जाना होगा उसको 15 किलोमीटर जाना है, तो कुल कितना किराया चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ nवा पद ज्ञात कर दो, tn या an, a प्लस n माइनस 1 d से हल कर लो इसको। जहाँ a 20 है, d 31 माइनस 20 11 जो देर का है, और n कितना दे दिया, कितने किलोमीटर चलेगा वो 15 किलोमीटर चलेगा, तो 15 के लिए। तो यह आ गया 20 प्लस 15 माइनस 1 गुणा 11, तो हो गया 20 प्लस 15 में से कम कर दो 14 गुणा 11, तो ये हो गया 20 प्लस 4 154, 14 को 11 से गुणा करेंगे 154, ये आ गया। तो कुल किराया कितना हो गया 20 प्लस 154 176 रुपये किराया का चुकाना पड़ेगा। तो उस टैक्सी के लिए अगर कोई राहगीर उस टैक्सी को अगर 15 किलोमीटर लेके जाता है तो उसे कुल किराया कितना चुकाना पड़ेगा 176 रुपये। ये 2019 का क्वेश्चन है।
अभी कभी कभी बोर्ड में गुणज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, गुणज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि 10 से 250 के मध्य 4 के गुणज कितने हैं। ये कह रहा है कि 10 से 250 के मध्य 4 के कितने गुणज है। तो 10 4 से भाज्य नहीं, तो 10 से अगली संख्या देखते हैं 11, 12 4 का गुणज है। 12 क्या है? 4 का गुणज है। फिर 4 जोड़ दो 16, फिर 4 जोड़ देंगे 20, फिर 4 जोड़ देंगे 24, फिर 4 जोड़ देंगे 28। तो ये 4 के गुणज है। और कहाँ तक पहुँचा है? 250। 250 में 4 का भाग देंगे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो ये अंतिम, ये तो प्रथम आ गई, अंतिम संख्या जो 4 से विभाजित होगी वो होगी 248। कितनी होगी? 248 होगी। प्रथम संख्या क्या है? 12 है। अंतिम संख्या क्या है? 248 है। और किससे विभाजित है? 4 से। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई है, समांतर श्रेणी बन गई। और ये समांतर श्रेणी हो गई 12, 16, 20, इस प्रकार से कहाँ तक चलेगी? ये 248। तो ये 248वां जो संख्या है वो कौन सा पद है या कौन सी संख्या है? तो n का मान निकालना है। तो समांतर श्रेणी में हमने निकाला था Tn या an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से निकाला था। अब a का मतलब क्या है? यहाँ 12 है, d का मतलब 4 है, d का मतलब क्या है? 4। n ज्ञात करना है और साथ में हमें Tn या an का मान दे रखा है जो कितना है? 248 है। तो इस उत्तर में रख लेते हैं मान और n का मान निकाल देते हैं। तो ये आ गया 248। a का मतलब क्या है? 12, n माइनस 1 और d का मतलब क्या है? 4 है। तो ये आ गया, इसको मैं इसे लिख देता हूँ 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 248। 12 का पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1, 248 माइनस 12, 248 में से 12 घटाएंगे 236। 236 में यहाँ n माइनस 1 इंटू 4 है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं n माइनस 1 बराबर है 236/4। 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बच के 3, 4 9 36। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 59। n बराबर 59 प्लस 1 60। तो n का मान क्या आ गया? 60। तो 10 से 250 के मध्य 4 के कुल गुणज कितने हैं? 60 है। कितने हैं? 60 है। अगर अपने आंसर की जांच करना चाहें तो इसमें जो अपना ये इसमें दे देंगे, a बराबर तो दे देंगे अपन 12, n बराबर 60, d बराबर 4। इससे अगर 248 कितना 248 प्राप्त हो जाए तो हमने जो हल किया है वो ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। फिर है समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। जो समांतर श्रेणी है उसमें n पदों का योगफल। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनमें इनमें से लगभग बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, इसको अपन Sn n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1
डी। ये सूत्र याद करना होगा। वैसे विस्तार से बताएंगे तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं शॉर्ट में इसको सूत्र में लिख दिया है यहाँ। वैसे दूसरा सूत्र कुल पदों की संख्या बटा 2, n का मतलब है कुल पदों की संख्या बटा 2। ये आ गया प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये होता है अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ होता है, दोनों का योग कर देते हैं, पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। अगर इसको विस्तार से लिखेंगे तो यही आएगा। तो Sn n बटा 2 प्रथम पद a, अंतिम पद जो हमने Tn या An से निकाला था a प्लस n माइनस 1 डी से था, तो ये रखेंगे a प्लस n माइनस 1 डी से है। तो ये आ गया n बटा 2 a और a क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1 डी हो गया। तो ये हो गया Sn। इस सूत्र को भी याद करना पड़ेगा हमें। जब हमें पदों का योगफल ज्ञात करना होता है तो प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर डी दिया हुआ है तो अपने पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, कुल पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसमें। कोई श्रेणी दे दी हमें, एग्जाम्पल दे लेता हूँ मैं यहाँ। कोई श्रेणी दे दी 2, 5, 8, 11, 14 में 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। ऐसे दे दिया है हमें कि श्रेणी है 2, 5, 8, 11, 14। ये समांतर श्रेणी है क्या? 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 14 में से 11 घटाएंगे 3, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ ए प्रथम पद क्या दे दिया है हमें, ए बराबर 2, सार्वंतर 5 माइनस 2 बराबर 3, जिसको डी से व्यक्त करेंगे। एन कितना दे दिया है 10, कुल पद कितने देते हैं 10। इस सूत्र में रख लेंगे इसको प्राप्त, इनमें कुल पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं S 10 बराबर है n 10 बटा 2, 2 गुणा ए का मान क्या है 2, प्लस 10 माइनस 1, डी कितना आया यहाँ 3। तो ये हो गया S 10 बराबर 5, 4, 10 में से 1 कम करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। तो ये हो गया 5, 27 और 4 31। तो 31 गुणा 5 या 5 गुणा 31, तो ये आ गया 5, 5 3 15, 155। 10 पदों का योगफल कितना आ गया है 55 आ गया है। यहाँ एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं। अगर किसी संख्या के 10 गुणजों का योगफल पूछे, अगर किसी संख्या के 10 गुणजों का योगफल पूछे तो क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 से 10 तक लिखते हैं, उनका योगफल पूछता है तो 55 होता है। कितना होता है 55 होता है। इसी प्रकार 2 के प्रथम 10 गुणजों का पूछे 2 4 6 8 10 12, ऐसे 20 तक का योगफल पूछे तो इसका योग करेंगे तो 110 होगा। कितना होगा 110 होगा। ऐसे ही 3 के प्रथम 10 गुणज 3 6 9 12 15, ऐसे 10 गुणज पूछे तो उसका योगफल 165 होता है। कितना होगा 165 होगा। तो कहने का अर्थ है, सीधा सा अर्थ है कि अगर किसी संख्या के प्रथम 10 गुणज पूछे तो उस संख्या को 55 से गुणा कर देते हैं। उस संख्या को क्या कर देंगे 55 से गुणा कर देंगे तो प्रथम 10 गुणजों का योगफल आ जाता है। अब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक बता देता हूँ मैं उसके बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक किसी
साहूकार से 3250 रुपये उधार लेता है। ये कोई व्यक्ति है जो किसी साहूकार से 3250 रुपये उधार लेता है, वह इस शर्त पे उधार लेता है कि प्रथम माह तो मैं 20 रुपये चुकाऊंगा, प्रथम माह तो मैं 20 रुपये चुकाऊंगा और प्रथम माह के बाद में प्रति माह में 15 रुपये की बढ़ोतरी कर दूंगा। कितने रुपए की? 15 रुपये की बढ़ोतरी कर दूंगा। तो प्रथम माह में तो वो कितने? 20 रुपये, द्वितीय माह में 20 + 15, तृतीय माह में 20 + 15 + 15, इस प्रकार से वो चुकाएगा। तो बताओ वह कितने माह में साहूकार का पूरा धन चुका देगा? प्रश्न है कि एक इसी साहूकार से 3250 रुपये उधार लेता है और इस शर्त पर उधार ले रहा है कि प्रति माह में 20 रुपये और फिर अगले माह में प्रति माह 15 रुपये की बढ़ोतरी कर देता है। तो कुल कितने माह में वह धन को चुकाएगा? तो एक समांतर श्रेणी हो गई। ये भी क्या हो गई? एक समांतर श्रेणी हो गई। यहाँ अब कुल धनता वो योगफल है। कितना है? योगफल। SN 3250 रुपये है। ए क्या है? यहाँ 20 रुपये है। डी क्या है? 15 रुपये है। एन हमें ज्ञात करना है कि कितने माह में चुकाएगा। तो क्या है? यहाँ पदों का योगफल का जो सूत्र है वो लगा दो, हो जाएगा SN n/2 2a n-1 d, ये लगा दो। और यहाँ SN कितना देर का है मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये n/2 2 × 20 + n-1, d कितना है? 15 है और ये हो गया 3250 रुपये। तो ये दो को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा n 40, साथ में गुणा कर लेंगे तो ये आ गया 15n-15 और 2 को इधर लेंगे तो ये 3250 × 2, ये कट गया, 25 बच गया यहाँ। तो n से गुणा करेंगे 25n 15n² बराबर 3250 को 2 से गुणा करेंगे 6500 आ गया। फिर ये हो गया, सही रूप से लिख देंगे 15n² + 25n - 6500 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण आ गया। इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 5, ये आ गया 5 कॉमन आ गया। 3n² 5n - 1300 बराबर 0। 5 को 0 क्यों लेंगे? 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 3n² + 5n - 1300 बराबर 0। अब यहाँ n का मान निकालना है, द्विघात समीकरण है तो n का मान कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो यहाँ गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं या सीधेधराचार्य विधि से भी निकालेंगे, मान समान आएंगे। तो गुणनखंड विधि से अचर पद क्या है? 1300, माइनस का 1300 है और अक्षर का गुणांक क्या? n का गुणांक क्या है? 3। 1300 को 3 से गुणा करेंगे 3900। 3900 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने के ठाने पर प्लस के 5 आए। तो मैं इसको हल इधर कर लेता हूँ। तो ये आ गया अपना समीकरण, अंतिम आ गया था 3n² + 5n - 1300 बराबर 0। तो ये 3 × 1300 3900। 39 को 2 टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने के ठाने पे कितना है? 5 आए। तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का है। तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे 65 और -60। 65 और -60 वापिस गुणा करेंगे तो 3900 आ जाएगा। 0 6 × 5 = 30, 0 3 6 6 36 और 3 39। तो ये इसको लिखेंगे मैं 3n² + 65n - 60n - 1300 बराबर 0। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो इसके 2 मान आ गए 65n। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? 3n² + माइनस का 60n
प्लस 65 में n माइनस 1300 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3n कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 20। यहाँ से प्लस के 65 कॉमन ले लेंगे तो ये भी n माइनस 20 ही बचेगा। तो ये इसके मान आ गए n माइनस 20। दूसरा आ गया 3n प्लस 65 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 कर लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 20 बराबर 0 और 3n प्लस 65 बराबर 0। तो यहाँ n का मान आ गया 20 और दूसरा आएगा 3n माइनस का 65। तो ये आ जाएगा n बराबर माइनस का 65/3, जो संभव नहीं है। तो यहाँ n का मान कितना आ गया हमारे पास 20। तो जो ए है किसी साहूकार से 3250 रुपये उधार लेता है और प्रथम माह में 20 रुपये और अगले माह के लिए 15 रुपये की बढ़ोतरी करता है, तो 3250 रुपये को वो 20 माह में n बराबर कितने में 20 माह में चुकता करेगा। तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आ गई अपनी समांतर श्रेणी, बहुपद भी हो गया, समांतर श्रेणी भी हो गया है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और साथ में अपने दोस्तों को बताएं और अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।